राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हैं। लगातार ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां गुर्जर बहुल वो सीटें हैं जहां डिसाइडर गुर्जर बहुल है। हमारे साथ एक ऐसे गुर्जर नेता है जो बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ चुके हैं आरएलपी के सीट से। अब हम ये जानते हैं उनसे कि किस तरह है वो। उन्होंने चुनाव की घोषणा भी की थी, लेकिन फिलहाल वो वहां से चुनाव के वो वापस उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे जानते हैं कि इन सीटों पर किस तरह का समीकरण रहने वाला, चाहे वो दौसा हो या देवली उनियारा, वो सीटें हैं जहाँ गुर्जर समाज का बाहुल्य है। ऐसे में उनसे जानते हैं कि आखिरकार इन सीटों पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने चुनाव लड़ने की मंशा बनाई थी, लेकिन फिर आपने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आखिरकार वजह क्या है? वहां से मैंने दौसा विधानसभा क्षेत्र से कहा था कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है। मेरे को साथियों ने कहा कि उपचुनाव है और आपने पिछला भी उपचुनाव लड़ा है तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और दौसा के जो समीकरण थे, जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया, कांग्रेस ने दिया, तो वहां जर्नल और एजे, और फिर ये भी कह रहे थे लोग भाई बीजेपी ने तो एक गुर्जर को टिकट दे दिया। अगर समाज की बात करें तो कांग्रेस ने किसी गुर्जर को टिकट नहीं दिया है, जबकि दोनों जर्नल हैं। तो हो सकता है यहाँ किसी मिलना चाहिए। तो हमने मांग की थी भाई जीआर कटना साहब को टिकट मिलना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिला। और हमने उनके लिए मांग की थी भाई उनको टिकट मिलना चाहिए, नरेश मीणा को टिकट मिलना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा था कि भाई आपको मांग उठानी चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद में दोनों को टिकट नहीं मिला, तो फिर मेरे से मैंने सब लोगों की राय ली। उन्होंने कहा कि देखो आप एक चुनाव लड़ लिए हैं, अगले चुनाव के लिए मजबूती से तैयारी करें, आप ये चुनाव नहीं लड़ें। इसके बाद में नहीं लड़े। इन चुनावों को देखा जाए तो ये उपचुनाव है जहाँ देवली उनियारा और दो ऐसी सीटें जहाँ पर गुर्जर बहुल्य इलाका है, डिसाइडर भी माने जाते हैं। किस तरह का प्रभाव इस बार रहने वाला है गुर्जर समाज का और किस तरफ जाने वाला है? क्योंकि देवली उनियारा में विजय बैंसला का टिकट भी काटा गया, राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया गया। क्या लगता है कि इस बार क्या हो सकता है वहां पर? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि विजय बैंसला का टिकट कटा और राजेंद्र को मिला। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई विजय बैंसला जी की वजह से वहां कोई वोट गुर्जर नहीं देंगे। लेकिन वहां तो जो समाज की भावना होंगी जिस हिसाब से वोट कास्ट किया जाएगा। रही बात दौसा की, तो दौसा में भी समाज तय करेगा। वैसे तो ये कांग्रेस और बीजेपी का वो है, मैं तो कोई दोनों पार्टियों का कार्यकर्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दौसा के अंदर जहां वोट देना चाहिए, जहां से एक शहीद का बेटा है, गुर्जर आरक्षण शहीद हो गया था, उसके बेटा के ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। तो मैं तो अपील करूंगा डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, मंत्री जी के, भाई चुनाव लड़ रहे हैं, आप सत्ता में हो, सत्ता के साथ हो, आप उस लड़के को नौकरी दिला दो। लेकिन जब वोट आते हैं तब इनको समाज याद आता है, चाहे कोई भी नेता हो। मैं ये कहूंगा कि एमबीसी वर्ग होने के नाते, गुर्जर समाज का होने के नाते, कर्नल बैंसला के साथ हमने बहुत लंबा काम किया है, उसमें मुकदमे झेले हैं। मैं आज ये बात कहूंगा कि गुर्जर समाज और एमबीसी वर्ग आरक्षण की मांग को लेकर जो कर्नल साहब ने लड़ाई लड़ी थी, जिसका साफा और कड़ा पहन करके विजय बैंसला जी राजनीति में आए थे, वो आज समाज को भूल चुके हैं। और समाज को भूलने के कारण ही आज उनको भाजपा ने भी नकार दिया है। तो आज कोई समाज की आवाज नहीं उठा रहा है। मेरा आप सब लोगों के और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारे समाज के जो एमबीसी वर्ग की जो मांग है, जो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि भाई एक लेटर भी आपने देखा होगा कि भाई नवी अनुसूची में डलना चाहिए, हमारी पुरानी मांग है। हमारा 5% का विधेयक आज राजस्थान में जिंदा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, उसको नवी अनुसूची में डाला जाए। उसके साथ साथ जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, उन भर्तियों को और बैकलॉग को दिया जाए। जो हमारे जैसे पशु चिकित्सक भर्ती के लड़के हैं, ऐसी कई तमाम भर्तियां हैं जिनमें अटके हुए, उनकी कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। कौन उठाएगा? आरक्षण संघर्ष समिति का साफा बांध करके चल रहे थे, उनको टिकट मिला नहीं, अब वो दिखाई नहीं दे रहे थे, पता नहीं कहाँ किस बिल में घुस गए। आना चाहिए उनको। वो आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी है, चुनाव भी लड़ा, तो बीजेपी से भी वो चुनाव लड़े हैं, अब टिकट भी मांगा, हालांकि कट गया। लेकिन आगे आने वाले वक्त में जब उपचुनाव है, ऐसे में गुर्जर समाज किस तरफ जाने का मन बना रहा है? क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो, समाज को उधर जाना चाहिए जहां समाज का एक अस्तित्व जिंदा हो, उस वोट को गिना जाए, संभाला जाए, वहां समाज को देना चाहिए। और समाज बहुत चतुर है और आप देखना सोच समझ के वोट देंगे। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार है तो पहले भाजपा सरकार के सामने समाज की बातों को रखना चाहिए। आज उपचुनाव है, मैं आपके माध्यम से मांगे रख रहा हूं कि नवी अनुसूची की बात करेगा उसको वोट दो।
अगर कांग्रेस हमारा साथ दे रही है तो मैं कहता हूं ना, आज मैं खुले में कह रहा हूं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। माननीय सचिन पायलट के कहने पर 2018 में समाज ने वोट दिया। 5 साल तक आरक्षण टस से मस नहीं हुआ, आप सबने देखा। और जैसे ही आज पायलट साहब पावर में नहीं है, बीजेपी की सरकार आई है, कभी तो सूचना आती है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग रहा है, कभी कह रहे हैं नौकरियां टक रही हैं लोग, और कोई सुन नहीं रहा है उनकी। और जो नेता थे आरक्षण संघर्ष समिति के, मैंने उनको सलाह दी थी, मैंने कि आपको अगर राजनीति करनी है तो समाज की जो एक संघर्ष समिति है उसको समाज को सौंप देना चाहिए था, लेकिन नहीं सौंपा, बैठ गए चुपचाप कर। अब हम समाज की इन लड़ाइयों को लेकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एमबीसी वर्ग के लंबित बहुत सारे मुकदमे पड़े, पेंडिंग मुकदमे पड़े, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आखिरकार इनकी आवाज कौन उठाएगा? हम इनकी आवाज उठा रहे हैं, और समाज को वहां वोट देना चाहिए जहां समाज की खिदमत की जाए, उसकी इज्जत की जाए, वोट को गिना जाए। बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों ही पार्टियां हैं लंबे समय से। लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह से देखा जाए, पूरे राजस्थान में इस लोकसभा चुनाव में सारे की सारी सीटें बीजेपी हार गई। फिर अब इन उपचुनाव में सचिन पायलट का पूरा प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। डॉक्टर कोडला मीणा का गृह क्षेत्र है, गृह जिला भी है, उनके भाई को टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है कि इस बार दौसा की राजनीति में फिर से कुछ जो घमासान है, डॉक्टर कोडला मीणा और पायलट का नाम जो लगातार चर्चाओं में, क्या लगता है आपको कि किस तरह से इस बार उन चुनावों में रहेगा रणनीति? देखो, रणनीति जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से जो मैं सुन रहा हूँ, डॉक्टर साहब का थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट है दौसा के अंदर, कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब जर्नल की 3 सीट थी, टोंक सवाई माधोपुर से भी खुद चुनाव लड़ लिए, तब भी उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। भतीजे को, राजेंद्र जी को वहां से लड़ा दिया, और गुजरों ने वोट दिए, टोंक सवाई माधोपुर में दिए और महुआ में दिए। अब जर्नल सीट पे वो वहां चुनाव लड़ रहे, तो वहां के जो लोग बाग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि साहब तीनों के तीनों सीटों पर आ गए, इसलिए इन्होंने मंत्री पद छोड़ा था। आज कांग्रेस वाले भी आरोप लगा रहे थे, मैं गोविंद डोडासरा जी का वो स्पीच सुन रहा था। तो लोगों में हो सकता है ये नाराजगी हो, और तो कोई ऐसा नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है। देवली उनियारा की बात करें, देवली उनियारा में लंबे वक्त से पहले, सबसे पहले बीजेपी ने तो फ्रैंकफर्ट पर खेल कर टिकट दे दिए, लेकिन कांग्रेस इस पसोपस में रही कि आखिर टिकट किसे दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। अब नरेश मीणा वहां तीसरे कैंडिडेट के रूप में मैदान में आ चुके हैं। क्या लगता है, क्योंकि आज उन्होंने फॉर्म भी भर दिया है, वो सचिन पायलट के नजदीक भी माने जाते हैं, और लगातार इस तरह की पैरवी भी चल रही थी, लेकिन उन्हें फिर टिकट नहीं मिला, और उन्होंने कई चीजें कही, हरीश मीणा के ऊपर आरोप लगाए, नमो निरंजन मीणा से जाके वो मिले। तो क्या लगता है इन सब चीजों से एक कंट्रोवर्सी, त्रिकोणीय मुकाबला देवली उनियारा में हो सकता है? देवली उनियारा में अब जो पहले तो भाई नरेश मीणा जी ने अपनी दावेदारी की थी, टिकट नहीं मिला, आज वो दोबारा से नामांकन भरा है, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और लंबा संघर्ष किया उन्होंने। उनके पिछला जो उपचुनाव जो चुनाव हुए थे अभी, तो मैंने उनका प्रचार किया था, मैं रहा था उनके साथ में। सवाल इस बात का नहीं है, जज्बाती हैं, जुनूनी हैं, जोश है। और जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई कोई भी जो जड़े जमा के बैठे, ये तो सच है, कोई भी पार्टी हो और किसी भी समाज का नेता हो, जो पहले से जड़े जमा के बैठे, वो जो नीचे से जब कोई व्यक्ति निकल के आता है, चाहे वो प्रहलाद खटना हो, नरेश मीणा हो, या और कोई तीसरा हो, उसको आने नहीं देते हैं, कहीं न कहीं उसको दबाने का काम करते हैं। लेकिन ये जनता है, जनता सब जानती है। आज का यूथ किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, जो आदमी संघर्ष करता है उसको मौका दिया जाता है, और देखो आगे परिणाम क्या होता है। लेकिन नरेश मीणा जी बहुत भारी पड़ेंगे। विजय बैसला के बारे में एक बात कर लेते हैं कि विजय बैसला आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो दोनों चीजें सामाजिक और राजनीतिक रूप से वो चल रहे हैं। क्या लगता है कि सामाजिक जो लड़ाई है वो लड़ने में पीछे रह गई? देखिए, सामाजिक लड़ाई के नेता कर्नल बैसला जी हैं। विजय बैसला जी तो ऐजे जबरदस्ती आकर के और वो हो गए, और मुझे लगता है कि वो बार बार कहते हैं कि मैं ये नौकरी करता था, विदेश में करता था। वो नौकरी करने के लिए ही है, ना तो सामाजिक और राजनीति की परिपक्वता उनके अंदर। काफी आंदोलन में रहे, कर्नल साहब के साथ रहे, तो क्या किस तरह की बातें सब कर्नल साहब से होती थी, लेकिन कर्नल साहब के जाने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें डाइवर्ट होगी? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। विजय बैसला जी जब लास्ट के वक्त से 16-17 की बात थी, कर्नल बैसला जी दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मैडम वसुंधरा जब सीएम बनी थी, तो पूरी संघर्ष समिति कर्नल साहब को छोड़ के चली गई थी। मुझे फोन किया था कर्नल साहब ने, हम गए थे गांव-गांव जाकर के, हमने जन जागरण किया, और दोबारा से 2015 में पीलूपुरा एक रेल रोको आंदोलन हमने किया, जो बहुत कम सीमित लोगों, 500-700 लोगों के साथ में किया था। उसमें पूरी भूमिका रही, और उसके बाद दोबारा से कर्नल साहब स्थापित हुए, आरक्षण भी मिला 1%।
उसके बाद विजय बैंसला जी आते हैं और काफी बैठे रहते थे। कर्नल साहब कहते थे अरे इस प्रहलाद से थोड़ा सीख ले, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कोई एनजीओ लाए थे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो बीच बीच में आपने देखा होगा कि यूथ ज्यादा आक्रोशित हो रहा था, तो कर्नल साहब मीटिंगों में कहते थे अरे भैया जेंगड़ाओं को रोको। तो एक दिन मैं छोटी सी बात कहूं, हम सब लोग बैठे थे, तो इसने पूछा विजय जी ने कि कर्नल साहब आप ये जेंगड़ा किसे कहते हैं, समझो आप इस बात को, क्योंकि इनको धरातल में समाज में किस तरीके से किन लोगों के साथ में रह करके सामाजिकता की बातें की जाती है वो उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए ये लोग आज पिछड़ गए। तो कर्नल साहब से पूछा इन्होंने कि बोलो जेंगड़ा किसे कहते हैं, आप जेंगड़ा जेंगड़ा कहते हैं इनको रोकिए, कि जेंगड़ा कहते हैं यूथ को जो समझदार नहीं हो, कि तो साहब हम क्या है कि तू अभी बैल है, कि ये क्या होता है कि बैल वो होता है जिसके नाथ डाल दी जाती है। तो विजय बैंसला जी पहले तो जेंगड़ा ही थे, सबके साथ में बैल हो गए जब इन्होंने जबरदस्ती अपना पद ग्रहण कर लिया आरक्षण संघर्ष समिति का। और अब जिस तरीके से मैंने कहा कि बीजेपी ने बहुत दर्दनाक तरीके से उस बैल को खस्सी बैल बना दिया, इस बात का दुख मुझे भी है, समाज को भी है, लेकिन सबको साथ लेकर के चलने वाला ही व्यक्ति, समाज मानी समाज को एक लेकर के चलने वाला व्यक्ति, सबकी सुनने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई घमंड नहीं हो, समाज उसको ही अपने पल पकड़ों पर बैठाता है। आगे की दिशा क्या होगी अब आपकी, किस तरह से आप इन चुनावों को लेकर या आने वाले वक्त में किस तरह की प्रहलाद खटाना की रणनीति? देखो मैं लोग तो कहते हैं, लेकिन मैं वास्तव में गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं, सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बात है, एक जुनून है, एक सपना मैंने पाल लिया और वो मुझे पलवाया गया। कर्नल साहब ने तो यहां तक कहा था कि प्रहलाद खटाना तू मेरा उत्तराधिकारी होगा, लेकिन वो अच्छी जगह हम यहाँ बैठे हैं, वो वक्त चला गया। उस सपने को लेकर के हम लड़ रहे हैं, समाज के बीच में रह करके मैं हर हमेशा लड़ा हूं और आगे लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा। मैंने 2021 का वाई इलेक्शन चुनाव लड़ा, वो सिर्फ इसलिए लड़ा था जिससे समाज को मैं एक मैसेज दे चुकूं कि भाई मेरे अंदर प्रतिभा है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं। अब रही बात, अब ये सब चल रहा है, इसके बाद समाज की नवी अनुसूची की मांग को लेकर, तमाम आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के मैं जयपुर में बैठकर आज सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एमबीसी वर्ग के सहित तमाम अन्य सभी जाति धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी परेशानियां होंगी उन तमाम परेशानियों को लेकर के जयपुर में, चाहे किसी मंत्री के यहाँ धरना देना पड़े, मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, विधानसभा घेरनी पड़े, प्रत्येक जिलों में जाकर के मुझे जन जागृति और युवा आरक्षण आंदोलन की रैलियां करनी पड़े, वो रैलियां भी करूंगा, समाज को जोड़ूंगा, लेकिन समाज को कमजोर नहीं होने दूंगा। इन चुनावों में आखिरी सवाल, इन चुनावों में किस तरह की रणनीति, क्या कोई प्रचार करने जाएंगे किसी का, या फिर किसी को समर्थन देने जाएंगे, या फिर समाज के कई प्रतिनिधियों से बात करके कोई रणनीति बनाएंगे, क्या आपकी इन चुनावों में क्या रणनीति? इन चुनाव में मेरी दोनों सीटों को लेकर रणनीति यही है। मैं समाज के तमाम साथियों से बात कर रहा हूं और मैं चाहे दौसा जाऊंगा या देवली उनियारा जाऊंगा, मैं पहले ये बात रखूंगा कि भाई ये बीजेपी वाले चुप क्यों, हमारे एमबीसी वर्ग के मुद्दा का जो आज जिसमें हमने 72 लोगों की शहादतें दे दी, इतने बड़ा आंदोलन किया और सैकड़ों लोग आज भी विकलांग बैठे हैं, ये मर गए क्या, इन लोगों का खून जम गया क्या, इन गुजरों का मर गए, ये भूल गए उन लोगों को जब लोगों के ऊपर गोलियां की दनादन गोलियां चलाई जा रही थी, लोग मर रहे थे, शहीद हो गए थे, कर्नल बैंसला जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ? आज हम उनको याद करते हुए और उनकी उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, दमदारी से बढ़ाएंगे और उसी आदमी का प्रचार करेंगे जो हमारी बात करेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद खटाना, जिनका साफ कहना है कि इस बार गुर्जरों की रणनीति अलग होगी और जो उनका साथ देगा, चाहे वो नवी अनुसूची की मांग हो या अन्य उनकी लंबे जो भी मांग है, उनको सुनेगा, वो उन्हीं के साथ जाएंगे और आने वाले वक्त में इन चुनाव में वो कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनसे बातचीत पर करेंगे और ये तय करेंगे कि हमें किस तरफ इस बार वोट करना है। वोट की चोट से ही वो इस बार सबको बताएंगे कि वो वोट की चोट देना जानते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।